हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके स्टडी चैनल स्टडी विद तिवारी जी पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज तक हम अभी तक मैथ की क्लास लेके आ रहे थे, जिसमें हमने मेंसुरेशन पढ़ाया था। 2 पार्ट कवर किए थे मेंसुरेशन के। हम मैथ्स के आगे के पार्ट लेके आएंगे, लेकिन हम आज से चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स का भी सारा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। पूरी सीरीज के रूप में पढ़ाएंगे और सारे चैप्टर्स हम ख़त्म करेंगे। इसमें हमारा क्लास 10th का फिजिक्स, क्लास 12th का फिजिक्स और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, यूपी ट्रिपल एससी, इतने जितने एग्जाम हैं सब कवर हो जाएंगे इसमें। जिसमें भी आपका साइंस पूछा जाता होगा सब एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। तो हम इसमें बेसिक से एग्जाम लेवल तक पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाशिकी। क्या है? प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। इसको इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाशिकी जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ब्रॉड लेवल का है। मतलब हमारे इसमें बहुत से चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो इतना बड़े चैप्टर को हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको लाइन से कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहले, देखिए, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश तो पहले हम प्रकाश की डेफिनेशन जानेंगे प्रकाश में, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है? वह विकिरण वह विकिरण जो हमारी आँखों को हमारी आँखों को आँखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रदान करता है। तो प्रकाश क्या है? वह विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आपकी आंखें ऐसे नॉर्मल रूप में रहेंगी। जैसे ही आपके पास सामने लाइट ऑन कर दी जाती है, तो आपको सारी चीज़ों को देखने लगेंगे कि हाँ, यहाँ मेज रखा है, यहाँ स्टूल रखा है, यहाँ पे और सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे। प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश हमारा किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और देख लीजिए, प्रकाश
सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप लोग जानते हैं कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बराबर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो आप इसमें तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। तो इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे आप हैं, आप हवा में तेज दौड़ सकते हैं। अभी आपको पानी में दौड़ा दिया जाए तो आप तेज दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसलिए भी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल v बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में हो गया। और आपका उसमें क्या होता है? सबसे कम। ये क्या है? सबसे अधिक। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। सबसे कम आप देख लीजिए, सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम होती है हीरे में। कितनी होती है? 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इतना। तो प्रकाश एक बार हम फिर से आपको बताते हैं, वह विकिरण जो कि हमारी आंखों को संवेदित कर हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, वो प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और सबसे कम ये हीरे में होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम बगल हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे शुरू करते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए आप इसमें क्या पढ़ेंगे? तो आप इसमें पढ़ेंगे जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश के किसी चिकने तल
से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए इसका चित्र देखते हैं। मान लीजिए ये कोई चिकना पॉलिशदार तल है, तो इधर क्या हुई है? इसकी एक तरफ कलई हुई है। तो मान लीजिए यहाँ से किरण आती है, और ये आपका यहाँ पे रेखा है, और यहाँ से आपकी किरण परावर्तन पश्चात चली जाती है। तो ये जो रेखा आ रही है इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो जो ये हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। अभिलंब। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो आई हमारा क्या है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। तो ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है, और ये हमारा क्या है? दर्पण। जिसे हम M1 M2 से नाम दे सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है? आपतन बिंदु। ये हमारा क्या होता है? आपतन बिंदु। तो प्रकाश किरण आई, आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित हो गई, और जो कोण बना उसे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण नाम देते हैं, और दर्पण से टकराकर वापस लौटती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आप परीक्षा के समय आप आसानी से उसको दोहरा पाएँ जल्दी से। और हमारे वीडियो को देखिए, जिससे आप इसको अच्छे समझ लीजिए, और ताकि आप कभी भूलें ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
देखिए आप लोग, परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आप अभी हमने आपको पढ़ाया आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। इसमें पहला नियम क्या है? परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम है। तो इसको आप लाइन में लिख लें, एक लाइन में, कि परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन, ये सब आप अभी पढ़ चुके हैं। अभिलंब क्या होता है? बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। मिरर। तो इसकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं। दर्पण एक ऐसा कांच का भाग है जिससे टकराकर दर्पण एक ऐसा कांच का एक भाग है जिससे किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो दर्पण देखिए क्या होता है। ये हमारा दर्पण है। तो इसके एक तरफ क्या होती है? पारे या लाल ऑक्साइड पेंट की कलाई होती है। लाल ऑक्साइड। जो है ये दर्पण के एक तरफ लाल ऑक्साइड की कलाई होती है और ये तल जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल होता है। और ये हमारा है क्या? कांच का एक भाग है। कांच का एक भाग है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण तो यहाँ पर आप देख लीजिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समतल 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 दर्पण। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक। हमारा एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में भी हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है अवतल
और दूसरा क्या होता है, उत्तल। तो हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आगे हम इसके गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो दर्पण का एक कांच का एक कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या लिख लेंगे, वह दर्पण जो कांच का एक कटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण देखिए आपने, ये हमारा कांच का गोला है, इससे हमने काटा, हमें दो आकृति प्राप्त हुई, एक ऐसी और एक ऐसी। तो ये हमारा क्या है, परावर्तक तल। दोनों में ये हमारा क्या है, परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो इस अध्याय में हम केवल गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। तो गोलीय दर्पण, तो कांच का एक गोला है, इससे हमने काटा, तो एक हमें दो दर्पण प्राप्त हुए। जिस दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो गहरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण में परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस तल, फोकस तल, फोकस, फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। देखिए ये मान लीजिए एक दर्पण है, तो देखिए दर्पण, इसकी एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट है और दूसरी तरफ परावर्तक तल है, इसे हम M1 M2 मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। अब देखिए तो हम ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल, यानी कि इधर का जो तल है इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ये चाहें तो आप लाइन में लिख सकते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं। ध्रुव क्या होता है,
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या कहते हैं? उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। ये गोला है, तो उस गोले का केंद्र, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के बाद हम देखते हैं मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो हमने मुख्य अक्ष नहीं लिखा, मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मैं मुख्य अक्ष करा दी। तो ध्रुव पढ़ लिया, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या पढ़ लिया, मुख्य अक्ष पढ़ लिया। और पहले फोकस देख लेते हैं क्या होता है। फोकस, तो दर्पण के ध्रुव, ये है हमारा दर्पण का ध्रुव और ये हमारा वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। और हमारा लास्ट एक क्या होता है? फोकस तल, जिसे हम पढ़े थे। फोकस से जाने वाली क्या है? फोकस से जाने वाली व मुख्य अक्ष के लंबवत तल। तो फोकस से जाने वाली, ये देखिए, फोकस से जाने वाली और मुख्य अक्ष हमारा क्या था? मुख्य अक्ष हमारा ये था, मुख्य अक्ष। तो फोकस से जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल। तो आज हमने इतना पढ़ा, तो इसके आगे का पार्ट हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। तो इसमें आज हमने दर्पण और प्रकाश और उसके परावर्तन के नियम पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों से पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी एक वीडियो मिस ना हो पाए और आप लगातार पढ़ते रहें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अब उम्मीद है पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।